नमस्कार। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया था, यानी कि वे लाभ जो ओपीएस के अंतर्गत दिए जाते हैं वो एनपीएस के अंतर्गत नहीं मिलते हैं। यानी कि उसमें अंतिम में जब पेंशन का निर्धारण होता है तो उसकी कोई भी निश्चितता नहीं रहती है। इसी को आधार बनाकर जब सरकारी कर्मचारियों की ओर से इसका विरोध किया गया और मांग की गई कि ओपीएस लागू किया जाए, तो सरकार ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना लागू करने का विचार किया। और आपने देखा होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू 1 अप्रैल 2025 से किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कौन कौन से लाभ इस यूपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को देय होंगे और कौन कौन सी कटौती सरकारी कर्मचारियों को अपने सैलरी में से करवानी होगी, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं कि यूपीएस में कौन से लाभ सेवानिवृत्ति के समय और सेवा काल के दौरान देय होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई कर्मचारी यूपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त होगा तो उसमें कुछ भुगतान सरकार की ओर से किए जाने हैं, जिसकी गणना कैसे की जाएगी इसकी हम बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि एनपीएस में भी सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित मात्रा में कटौती करवानी होती है और यूपीएस में भी एक निश्चित कटौती सरकारी कर्मचारियों को करवानी ही होगी, 10%। उसके बाद में सरकार 10 और 8.5 यानी 18.5% है वो अपनी ओर से उस अंश में जमा कर देगी, लेकिन उसकी गणना भी अलग अलग प्रकार से की जाएगी। अब कोई भी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा तो उसे भुगतान कौन कौन से किए जाएंगे। एक भुगतान जिसे कहा गया है कि एक मुश्त भुगतान, मतलब सेवानिवृत्ति के समय एक साथ आपको कुछ पैसे सरकार की ओर से आपकी सेवा की एवज में देय होंगे। उसकी गणना कैसे की जाएगी? उसकी गणना करते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उस समय आपका जो बेसिक प्लस उस समय जो डीए की रेट है वो कितनी हो रही है मिला के, उसका 10वां हिस्सा आप निकाल लो। मान लीजिए आपकी बेसिक प्लस डीए है वो 1 लाख रुपए हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10,000 रुपये एक हो गया। अब उसके बाद में आपने सरकारी कर्मचारी के रूप में कितनी छमाही पूर्ण की है, मतलब अगर आपने 18 वर्ष की सेवा की है तो 36 छमाही होगी, 25 वर्ष की सेवा की है तो 50 छमाही होगी। तो हम मान के चलते हैं किसी ने 25 की सेवा की है या फिर 30 वर्ष की सेवा की है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो उसकी गणना ऐसे की जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं जैसे 1 लाख रुपए आपका बेसिक था और 50% डीए था, 1,50,000 हो गया। उसको हमने 10 में भाग दिया तो आ गया 15,000 रुपये। उसे गुणा कर लीजिए आप, 30 वर्ष की सेवा है तो 60 में, तो 30 वर्ष की सेवा, बेसिक आपका 1 लाख और डीए 50%। ऐसी स्थिति में आपको भुगतान जो होगा उस समय 9 लाख रुपए का भुगतान एक मुश्त भुगतान के रूप में किया जाएगा। पहला है एक मुश्त भुगतान, जो सरकारी कर्मचारियों को ये निर्भर करेगा आपका बेसिक कितना है, उस समय की डीए रेट क्या है और कितनी छमाही आपने सेवा काल के दौरान पूर्ण की है। दूसरा है सुनिश्चित भुगतान, जिसे हम पेंशन ओपीएस के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम में तो इसे कहा गया है सुनिश्चित भुगतान, मतलब इतना भुगतान तो किसी भी कर्मचारियों को किया जाएगा। अब इसमें भी क्या किया जाएगा कि अंतिम 12 महीने में, अब जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मान लीजिए आप मार्च महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मार्च से पिछले 12 महीने में आपका जो बेसिक है उसमें औसत क्या निकलता है, मतलब 12 महीनों का बेसिक जोड़ लो, उसमें आप 12 का भाग दे दो, जो बेसिक निकल के आता है वो आपका औसत बेसिक होगा। उसका 50% प्लस डीआर, मतलब महंगाई राहत जो समय समय पर सरकार की ओर से तय की जाएगी, उसी के अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा। अब मान लीजिए, अब इसके लिए तो कम से कम आपको 25 वर्ष की सेवा आवश्यक है। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम 10 वर्ष की भी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी, या फिर 10 वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में उसे 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
एज ए पेंशन के रूप में, उसके बाद में उसके साथ में डीआर भी होगा। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जो 10 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम की अवधि है, तो उसका निर्धारण है वो अनुपातिक रूप से किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो वर्तमान में भी अनुपातिक रूप से ओपीएस में भी इसी प्रकार से इसका भुगतान किया जाता है। अब एक मान लीजिए आप एक और विकल्प चुन सकते हैं। कौन सा विकल्प? निकासी का निकासी का जैसे आप एनपीएस में अगर आप देखोगे तो जिस समय आप सेवानिवृत्त होते हैं उस समय की बची हुई राशि, उसमें से आप 60% हिस्सा आप निकाल सकते हैं। इसमें भी ये प्रावधान किया गया है, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें और ऐड किया गया है कि निकासी जो होगी वो केवल व्यक्तिगत कॉर्पस से होगी। व्यक्तिगत कॉर्पस से तात्पर्य है कि आप जिस समय सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप अपने सेवा अवधि के दौरान आपने खुद ने जो कटौती करवाई है उसमें सरकार का अंश जोड़ा नहीं जाएगा। अब उसमें 10% के हिसाब से आपने जो कटौती करवाई है उसी को ऐड किया जाएगा। 18.5% जो सरकार ने ऐड की उसमें उसको शामिल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उस पर जो भी बोनस मिला है या फिर जो भी सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभ दिया गया है उसकी भी गणना इसमें नहीं की जाएगी। अगर आप ये विकल्प चुनते हैं तो आपका जो सुनिश्चित भुगतान है वो भी प्रभावित होगा। मतलब ये है कि आप अगर 60% का विकल्प चुनोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अंतिम 50% पेंशन दे हो, क्योंकि 60% ये विकल्प है। अगर आप नहीं चुनोगे तो पूर्ण पेंशन पाओगे, अगर चुनोगे तो आपकी पेंशन प्रभावित होगी। आंशिक निकासी का भी एक विकल्प दिया गया है। आंशिक निकासी से क्या तात्पर्य है कि जैसे आप एनपीएस में भी अगर आप देखते हैं तो जमा राशि को आप 25% हिस्सा उस समय जो जमा है उसका 25% हिस्सा है वो निकाल सकते हैं। इसमें भी विकल्प दिए गए हैं और इसमें भी आप पूरे सेवा काल में 3 बार ही आंशिक निकासी कर सकते हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम आपकी 3 वर्ष की सेवा होना आवश्यक है। 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही आपको आंशिक निकासी का विकल्प दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को ये जो लाभ है वो सरकार की ओर से दिए जाएंगे, जैसा गजट नोटिफिकेशन में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।